नेक्स्ट वर्ड है हमारा 1663। टेक अप स्पेस कौन सा है? टेक अप स्पेस। टेक अप स्पेस का मतलब क्या है? टेक अप स्पेस का मतलब है, टेक अप स्पेस का मतलब, या टेक अप या रूम का मतलब, टू फिल और यूज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस। इसका मतलब क्या होता है? टू फिल और यूज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस मतलब जगह घेरना, कभी कभी बिना काम या महत्व के। टेक अप स्पेस का मतलब क्या होता है? टू फील, टू फील और यूज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, जगह घेरना। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है, यह एक बहुत ही व्यवहारिक वाक्यांश है। इसका इतिहास भौतिक विज्ञान और रोजमर्रा की भाषा से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान को भौतिक रूप से घेर लेता है, बाद में इसका उपयोग उन लोगों या चीजों के लिए भी होने लगा जो बिना किसी योगदान के बस जगह को रोक कर बैठ गए रहते हैं। मतलब यह एक बहुत व्यवहारिक वाक्यांश है। इसका इतिहास भौतिक विज्ञान और रोजमर्रा की भाषा से जुड़ा है। जहाँ कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान या भौतिक रूप को घेर लेता है, बाद में इसका उपयोग उन चीजों के लिए होने लगा जो बिना किसी योगदान के बस रोक कर बैठे रहते हैं। टेकअप, टेकअप का मतलब ही क्या होता है? लेना। और स्पेस का मतलब जगह लेना। इसका मतलब यही है, सीधा मतलब है। दैट ओल्ड पियानो इज जस्ट टेकिंग अप स्पेस इन द लिविंग रूम। वह पुराना पियानो लिविंग रूम में बस जगह घेर रहा है। टेक अप द गॉन्टलेट, टेक अप द गॉन्टलेट का तो हमने कुछ चुनौती स्वीकार करने से पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है। टेक अप द हेड चैट, टेक अप द हेड चैट मतलब होता है टू स्टार्ट ए फाइट और कन्फ्लिक्ट, मतलब युद्ध या लड़ाई शुरू करना। टेक अप द हेड चैट का मतलब क्या है? टेक अप द हेड चैट का मतलब है युद्ध या लड़ाई शुरू करना। क्या होता है? युद्ध या लड़ाई शुरू करना। यह मुहावरा मूल अमेरिकी आदिवासियों की परंपरा से आया है। कहाँ से आया है? मूल अमेरिकी आदिवासियों की परंपरा से आया है। हेडसेट एक प्रकार की क्या होती थी? एक कुल्हाड़ी होती थी। क्या होती थी? एक प्रकार की कुल्हाड़ी होती थी, छोटी वाली। ठीक है। युद्ध कुल्हाड़ी होती। जब दो कबीलों के बीच में युद्ध शुरू होना होता था, तो वे अपनी कुल्हाड़ियों को जमीन से उठा लेते थे और युद्ध की घोषणा करते थे। इसके विपरीत शांति बनाने के लिए बरी द हेडसेट यानी कुल्हाड़ी दफना कहना कहते थे। इसका मतलब होता है, बरी द हेडसेट का मतलब कुल्हाड़ी दफनाना, मतलब शांति बनाने के लिए। तो हमारा जो कौन सा है? 16 पैंसठ। टेक अप द हेडसेट का मतलब है टू स्टार्ट ए फाइट, मतलब हेडसेट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की कुल्हाड़ी है, मतलब कुल्हाड़ी उठाना, मतलब लड़ाई स्टार्ट कर देना। तो ये आफ्टर ईयर्स ऑफ कोल्ड वार द टू नेशन फाइनली क्या कर दिया? टू नेशन ने फाइनली टुक अप द हेडसेट, टुक अप द हेडसेट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1666। क्या है? टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट, टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट मतलब टू बी स्केप्टिकल अबाउट समथिंग, नॉट टू नॉट फुली बिलीव इट, मतलब किसी बात पर पूरी तरह से विश्वास न करना, संदेह करना। मतलब टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट का मतलब होता है संदेह करना। ये कहाँ से आया? इसकी उत्पत्ति प्राचीन रोम के राजा मिर्थिडेट्स चतुर्थ को हमेशा डर था। किसको? मिर्थिडेट्स चतुर्थ को हमेशा डर था कि कोई उसे जहर न दे। इसलिए वह ऐसी दवा बनाई जो जहर के असर को खत्म कर सके। उस नुस्खे में लिखा था कि जहर के असर को बेअसर करने के लिए एक चुटकी नमक, मतलब पिंच ऑफ साल्ट के साथ इसे ले। रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने लिखा कि इस वजह से कोई भी कड़वी या खतरनाक बात एक चुटकी नमक के साथ आसानी से निगली जा सकती है। ठीक, कैसे याद किया मैंने ये? पर राजा था मिथिडेट्स। कौन था? मिथिडेट्स। ठीक है। उसे डर था कि कोई उसे जहर देकर ना मार दे। उसने क्या करी? एक ऐसी दवा बनाई जो जहर को असर खत्म कर दे। उस नुस्खे में लिखा था कि जहर के असर को बेअसर करने के लिए क्या है उसमें, एक चुटकी नमक के साथ इसे ले ले। ठीक है।
रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने लिखा कि इस वजह से कोई भी कड़वी या खतरनाक बात एक चुटकी नमक के साथ आसानी से निगली जा सकती है। याद करने की ट्रिक क्या है इसको? जब कोई बहुत बड़ी बड़ी गप हाँकता है तो हमें उस बात से बेस्वाद लगती है। जैसे बेस्वाद खाने में हम एक चुटकी नमक मिलाते हैं, तो वैसे ही उसकी झूठी बात पचाने के लिए हमें थोड़ा संदेह का नमक मिलाना पड़ता है। संदेह के लिए नमक मिलाना पड़ता है। पिंच ऑफ साल्ट का मतलब क्या है? टू बी स्केप्टिकल समथिंग, टू नॉट फुली बिलीव इट है। इसका एग्जाम्पल देखो, you should not you should take his promises with a is with a pinch of salt, he rarely keeps them। मतलब आपको उनके वादे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, वे शायद ही कभी उन्हें पूरा करते हैं। मतलब you should take his promises with a pinch of salt, he rarely keeps them। नेक्स्ट है हमारा टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब क्या होता है? टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड एंड स्लाइटली अपसेट, मतलब हक्का बक्का रह जाना। टेकन अबैक का मतलब क्या होता है? हक्का बक्का रह जाना, मतलब अचानक हैरान हो जाना। कैसे याद किया है ये? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? देखो, ये मुहावरा है ना, जो इसका ओरिजिन समुंदर और पानी के जहाजों से आया है। कहाँ से? नॉटिकल सेलिंग से आया है, ठीक है। पुराने जमाने में जब अचानक हवा की दिशा बदल जाती है तो हवा सामने की जहाजों के पालों सेल्स मतलब पालों पर लगती थी, तो जहाज आगे बढ़ने के बजाय अचानक पीछे की तरफ अबैक रुक जाते थे। कप्तान और इस नाविक अचानक आए झटके से हैरान रह जाते थे। इसी से हमें याद हो गया टेकन अबैक का मतलब। टेकन अबैक मतलब अबैक का मतलब बहुत है, पहले हवा इधर से चल रही थी, ऐसे आ रही थी, और जहाज भी किधर जा रहा था? जहाज भी इधर जा रहा था, तो ये जल्दी जल्दी अचानक हवा पलट गई, हवा चलने लगी इधर से, मतलब अबैक फिर से इधर। तो ये इसमें जो कप्तान था वो क्या हो जाता? अक्का बक्का हो जाता था। ट्रिक कैसे याद करोगे इसकी? देखो ट्रिक, टेकन बैक पीछे की तरफ खींच जाना। जब कोई आप अचानक कोई चौंकाने वाली खबर सुनते ही आप झटके से एकदम पीछे हट जाते हैं, बस वही टेकन अबैक है। ठीक है, कैसे याद कियोगे? आई वॉज टेकन अबैक बाई हर सडन रूड बिहेवियर। आई वॉज टेकन अबैक बाई हर सडन रूड बिहेवियर। मैं उसके अचानक रूखे व्यवहार से हक्का बक्का रह गया। मैं अचानक उसके रूखे व्यवहार से क्या रह गया? हक्का बक्का। टेकन अबैक का मतलब क्या होता है? हक्का बक्का। याद हो गया ना? थोड़ा सा टॉक थ्रू वंस हेड। टॉक थ्रू वंस हेड का मतलब होता है टू टॉक अबाउट समथिंग, टू टॉक अबाउट समथिंग विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। टू टॉक अबाउट समथिंग विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। ठीक है, कैसे याद करोगे? इसे याद करो आप, बिना सोचे समझे या बिना जानकारी के बकवास करना, उसे क्या बोलते हैं? टॉक थ्रू वन सेट बोलते हैं। टॉक थ्रू वन सेट को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बिना सोचे समझे या बिना जानकारी के क्या करना? बकवास करना। टू टॉक अबाउट समथिंग, टू टॉक अबाउट समथिंग विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। अब इसकी ओरिजिन देखो, ओरिजिन कैसे हुई है इसकी, ठीक है। 19वीं सदी के ब्रिटेन में जब पुरुष चर्च में जाते थे, कहाँ जाते थे? पर चर्च में, तो सम्मान के तौर पर अपनी टोपी उतार लेते थे, ठीक है। कई बार लोग चर्च में प्रवेश करते समय अपनी हैट को अपने चेहरे के सामने रखकर धीरे धीरे बिना किसी गहरी जानकारी या बिना मन की प्रार्थना बोलते थे। लोगों को लगता था कि वे बस अपनी हैट के अंदर ही कुछ गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। इसका कोई ठोस आधार नहीं है। वैसे कैसे याद किया हमने? टॉक थ्रू वन सेट। टॉक थ्रू वन सेट का मतलब सभी तो जो कैप होती थी उसे उतार कर प्रार्थना करने जाते थे। कई कई ये जो कैप को ले जाकर फिर वही वो अंदर प्रार्थना करते थे। तो रास्ते वो जो प्रार्थना कैसे करते थे? कैप के अंदर से, मतलब कैप को मुंह पर लगा कर। नेक्स्ट, अब इसमें याद करने की ट्रिक क्या क्या है? कोई व्यक्ति अपना मुंह छिपाकर अपनी हैट के अंदर बोल रहा है, टॉक थ्रू हैट मतलब हैट के अंदर। जब कोई हैट के अंदर से बोलेगा तो आवाज साफ नहीं आएगी, और वह कुछ ही भी बकवास से बिना सिर पैर की बात करेगा, क्योंकि आपको दिमाग तो उसका दिमाग तो खुला ही नहीं है। एग्जाम्पल जैसे है,
डोंट लिसन टू हिम, ही इज जस्ट टेकिंग थ्रू हिज एट अबाउट द स्टॉक मार्केट। मतलब उसकी बात मत सुनो, वह शेयर बाजार के बारे में बिना किसी जानकारी के बकवास कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टेल टोल टेल। टोल टेल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानी, गपशप। उसे क्या बोलते हैं? टोल टेल। मतलब एन अनलाइकली एंड एक्स एग्रीगेट स्टोरी। क्या होती है? टोल टेल का मतलब होता है एन अनलाइकली एंड एक्स एग्रीगेट स्टोरी होती है। मतलब बात चढ़ाकर कही गई कहानी, गपशप, उसे क्या बोलते हैं। अब इसका ओरिजिन देखो। इसका ओरिजिन 19वीं शताब्दी के अमेरिकी ग्रामीण इलाकों और जंगलों में रहने वाले लोग मनोरंजन के लिए रात में आग के चारों ओर बैठते थे। कैसे? 19वीं शताब्दी में जो अमेरिकी ग्रामीण इलाके और जंगलों के लोग थे ना, वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे? रात में आग के चारों तरफ बैठते थे। ठीक है। वे ऐसी कहानियां सुनाते थे जिससे नायक बहुत विशाल, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और असंभव कारनामे करने वाले होते थे। ठीक है। जैसे पॉल बनियान की कहानी। इन कहानियों के पात्र बहुत लंबे चौड़े होते थे, इसलिए इन कहानियों को क्या बोलते थे? टोल टेल्स कहा जाने लगा। अब याद कैसे करोगे? टोल, टोल का मतलब क्या होता है? लंबा। और टेल का मतलब कहानी। जो कहानी इतनी लंबी हो कि आप दिमाग की सीमा से पार हो जाए, यानी जिसे पता ना मुश्किल हो, टोल टेल मतलब बातें बढ़ा चढ़ा कर कहना। एन टोल टेल का मतलब क्या है? एन अनलाइकली एंड एक्स एग्रीगेट स्टोरी होती है। ठीक है। एन अनलाइकली एंड एक्स एग्रीगेट स्टोरी। इसका एग्जाम्पल देखो। मेरे दादाजी यूज्ड टू टेल, मतलब किया करते थे क्या? अस टोल टेल्स, मतलब क्या बताते थे हमें? टोल टेल्स अबाउट हिज एडवेंचर इन द जंगल। मतलब मेरे दादाजी हमें जंगलों में अपने कारनामों की कहानी बढ़ा चढ़ा कर क्या करते थे? सुनाते थे। नेक्स्ट हमारी टीथिंग प्रॉब्लम्स, मतलब प्रारंभिक कठिनाइयां। ये तो इजी है। ये मुहावरा कहाँ से आया है? ये छोटे बच्चों के जीव विज्ञान में मानव विकास है। जब छोटे बच्चे के नए दांत निकलने शुरू होते हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है, चिड़चिड़ापन, बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह सिर्फ एक चरण होता है और बाद में ठीक हो जाता है। उसी से यह मुहावरा किसी नए काम या प्रोजेक्ट की दिक्कतों के लिए इस्तेमाल होने लगा है। याद करने की ट्रिक क्या है? इसके टीथिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे के दांत निकलना। क्या होता है? बच्चे के दांत निकलना। जैसे बच्चे के दांत निकलते समय दर्द शुरू होता है, वैसे ही किसी नए बिजनेस को काम शुरू करते समय जो शुरुआती दर्द दिक्कत होती है उसे क्या बोलते हैं? टीथिंग प्रॉब्लम तो आएगी। एग्जाम्पल देखो। जैसे द न्यू सॉफ्टवेयर हैज ए फ्यू टीथिंग प्रॉब्लम्स। मतलब नए सॉफ्टवेयर में कुछ क्या है? शुरुआती परेशानियां। बट इट विल वर्क फाइन सोन, मतलब लेकिन ये अच्छा काम करेगा जल्दी ही। टोल टेल्स आउट ऑफ स्कूल। मतलब टोल टेल्स आउट ऑफ स्कूल का मतलब क्या है? 1671 है हमारा टोल टेल्स आउट ऑफ स्कूल। टोल टेल्स आउट ऑफ स्कूल का मतलब है टू रिवेल प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू टू आउटसाइडर्स। टू रिवेल प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और आउटसाइडर्स। मतलब घर या किसी गुप्त जगह की बात बाहर वाले को बताना, चुगली करना, राज खोलना, उसे क्या बोलते हैं? टोल टेल्स आउट ऑफ स्कूल। क्या होता है? टोल टेल्स आउट ऑफ स्कूल मतलब टू रिवेल प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड होता है। अब कैसे याद करोगे इसे? ये मुहावरा है ना, ये 16वीं शताब्दी का है। कब का है? 16वीं शताब्दी का है। जब स्कूल के बच्चे अक्सर स्कूल के अंदर की बातें शिक्षकों की शिकायत या दोस्तों के गुप्त खेल स्कूल परिसर से बाहर जाकर दूसरों को बता देते थे, जिससे स्कूल का अनुशासन खराब हो जाता था। जॉन हेवुड की 1546 में किताब में इसका जिक्र मिलता है। क्या क्या जिक्र था? ये कैसे आया इसको? जैसे मतलब ये मुहावरा है 16वीं शताब्दी का। जब स्कूल के बच्चे अक्सर अपनी स्कूल की छोटी बातें होती कोई चीज, तो शिक्षकों की शिकायत जैसे दोस्तों के गुप्त खेल परिसर, वो सब बाहर जाकर दूसरों को क्या कर देते थे? बता देते थे, जिससे स्कूल का अनुशासन क्या होता था? बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता था। जॉन हेवुड की जो 1546 की किताब है ना, उसमें भी इसका जिक्र है। टोल्ड टेल्स मतलब कहानी, बातें बताना। आउट ऑफ स्कूल मतलब स्कूल के बाहर। ठीक है। क्लास के अंदर की बातें बाहर बताना, मतलब
टोल टेल्स का मतलब क्या है? टेल टेल्स आउट ऑफ स्कूल मतलब टू रिवील प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स होता है इसका मतलब, ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल देखो, वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ही ऑलवेज टेल्स आउट ऑफ स्कूल। टेल्स मतलब हमेशा अंदर की बातें बार बता देता है, ठीक है। दैट शिप हैज सेल्ड मतलब अब थोड़ा हाथ से निकल जाना, ये इजी है, सबको याद गया हो गया। नेक्स्ट है 1673, दैट्स ऑल सी रोट। दैट्स ऑल सी रोट का मतलब है द एंड ऑफ स्टोरी। क्या है? द दैट्स ऑल शी रोट का मतलब दैट द एंड ऑफ स्टोरी मतलब नथिंग मोर टू ऐड मतलब बात खत्म, कहानी का अंत, इसके आगे कुछ नहीं मतलब। दैट ऑल शी रोट मतलब सब कुछ लिख दिया। अब इसको कैसे याद करोगे? दैट्स ऑल शी रोट का मतलब है द एंड ऑफ स्टोरी। कैसे याद करोगे? ये मुहावरा है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह मुहावरा द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सेनाओं के बीच लोकप्रिय हुआ था। सैनिकों को जब उनकी पत्नियों या प्रेमिकाओं से ब्रेकअप के पत्र मतलब जिन्हें डियर जोन पत्र कहा जाता था मिलते थे, तो वे उनमें अक्सर सिर्फ एक लाइन लिखी होती थी कि रिश्ता खत्म। जब दूसरे सैनिक पूछते थे कि पत्र में क्या लिखा है, तो सैनिक उदास होकर कहते थे कि दैट्स ऑल सी रोट मतलब सब लिख दिया जो था वो खत्म, बस बात खत्म। कैसे याद किया? दैट्स ऑल क्या है? दैट्स ऑल सी रोट मतलब उसने जो लिख दिया मतलब रिश्ता खत्म मतलब जो था वो खत्म लिख लिख दिया, बस बात खत्म। अब इसे कैसे याद करोगे? मतलब सी यानी उसने इतना ही लिखा, क्या लिखा कि इससे आगे पढ़ने को कुछ बचा ही नहीं, क्या क्योंकि उसने जो लिखा था वो सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? द कार का इंजन ब्रोक डाउन कंप्लीटली, ठीक है। कैसे हो गया था? इंजन ब्रोक डाउन खराब हो गया था, कैसे? कंप्लीटली पूरी तरह से। एंड दैट्स ऑल सी रोट और बस खेल खत्म। एंड दैट्स ऑल सी रोट बस खेल खत्म। नेक्स्ट है 1674 हमारा, द एबीसी ऑफ समथिंग। एबीसी ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? द मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज का बुनियादी ज्ञान या ककरा ज्ञान मतलब जब कोई बच्चा पढ़ना सीखना चाहता है तो वरमाला की एबीसी तो मतलब ये तो इजी है। नेक्स्ट है हमारा 1675, द अल्फा एंड ओमेगा। द अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या होता है? द अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड। द बिगिनिंग एंड द एंड द मोस्ट एसेंशियल पार्ट क्या होता है? द बिगिनिंग एंड द एंड मोस्ट एसेंशियल पार्ट मतलब शुरुआत और अंत, सब कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, शुरुआत से और अंत के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था उसे क्या बोलते थे? द अल्फा एंड ओमेगा। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति देखो आप। अल्फा अल्फा मतलब ए, ग्रीक वर्णमाला ग्रीक अल्फाबेट का पहला अक्षर है। क्या? ग्रीक वर्णमाला का जो पहला अक्षर कौन सा है? ये अल्फा है, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा मतलब ये आखिरी अक्षर है, ठीक है। मतलब जैसे हमारा ए टू जेड है इनका जैसे ही क्या है? द अल्फा एंड ओमेगा मतलब ओमेगा मतलब डब्लू, ये आखिरी अक्षर है। बाइबल बुक ऑफ रिवेलेशन में भगवान ने स्वयं को द अल्फा एंड द ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट कहा था। किसने? बाइबल बुक बुक ऑफ रिवेलेशन में भगवान ने स्वयं में क्या कहा था? द अल्फा एंड द ओमेगा लास्ट था, जिसका अर्थ है कि पूरी सृष्टि उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पे खत्म होती है। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या होता है? द बिगिनिंग एंड और द मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है। अब इसे याद कैसे करोगे? मतलब जैसे हिंदी में ऐसे ज्ञातक होता है, ऐसे ज्ञातक सब कुछ समेट लेता है, वैसे ही ग्रीक में अल्फा पहला और ओमेगा आखिरी यानी शुरुआत से अंत तक सब कुछ होता है, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल देखो, फॉर ए डेडिकेटेड स्टूडेंट बुक्स आर द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ लाइफ मतलब एक समर्पित छात्र के लिए पुस्तकीय जीवन का क्या सब कुछ होती है, मतलब अल्फा एंड ओमेगा ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 1676, क्या है? द अयास हैव इट। द अयास हैव इट का मतलब होता है मोस्ट पीपल हैव वोटेड यस। क्या है?
अयास ओ फिट का मतलब बहुमत हाँ के पक्ष में प्रस्ताव पास हो गया। ठीक है इसका। अब इससे ओरिजिन देखो, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? ब्रिटिश संसदन मतलब पार्लियामेंट में जो प्राचीन काल से ही जब किसी कानून पर वोटिंग होती तो हाँ यस कहने वाले सदस्य आयास बोलते, ए वाई ई बोलते थे, और ना बोलने वाले नो बोलते थे। जब आई बोलने वालों की संख्या ज्यादा होती तो स्पीकर घोषणा करते थे कि द अयास हैव इट, मतलब हाँ वालों की जीत हुई, द अयास हैव इट होगी। ठीक है। अब जैसे आई का मतलब ये हो गया हाँ। अब इसका एग्जाम्पल देखो, आफ्टर द वॉइस वोट द स्पीकर ने अनाउंस किया कि द अयास हैव इट, द बिल इज पास्ड। ध्वनि मत के बाद मतलब आफ्टर द वॉइस मत, ध्वनि मत के बाद अध्यक्ष ने घोषणा की, द स्पीकर ने अनाउंस किया, बहुमत हाँ के पक्ष में है, अयास हैव इट, और विधेयक पारित होता, द बिल इज पास्ड मतलब बिल इज पास्ड मतलब विधेयक पारित किया जाता है। 1677 है हमारा, द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब क्या है? द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अब फैसला तुम्हारे हाथ में, मतलब अब तुम्हारी बारी है। कैसे याद करोगे इसे? इट इज नाउ योर टर्न टू एक्ट या मेक ए डिसीजन। इट इज नाउ योर टर्न टू एक्ट मेक ए डिसीजन। ये इसकी उत्पत्ति कैसे आई है? यह मुहावरा टेनिस के खेल से आया है। जब एक खिलाड़ी गेंद को मारकर नेट के दूसरी खिलाड़ी के पाले में भेज देता है तो जब वह गेंद को वापस मारने की पूरी जिम्मेदारी दूसरे खिलाड़ी की होती है, तब वह शॉट नहीं खेलेगा, खेल आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब याद कैसे करोगे इसमें? बॉल, बॉल मतलब गेंद, इन योर कोर्ट मतलब तुम्हारे पाले में है। जब गेंद तुम्हारे पाले में आ गई तो खेलना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा, यानी अब अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। अब चलते हैं इनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब इसका रिवीजन देखो, टेक अप स्पेस का मतलब क्या होता है? टेक अप स्पेस का मतलब होता है जगह घेरना, मतलब फालतू का सामान बस जगह रोकता है। टेक अप द गंटलेट मतलब चुनौती मारना। टेक अप द हेडसेट, टेक अप द हेडसेट का मतलब लड़ाई शुरू करना। टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट मतलब संदेह करना। टेकन अबैक मतलब हैरान कर देना। ठीक है। टॉक थ्रू वन सेट, टॉक थ्रू वन सेट का मतलब बकवास करना, टॉक थ्रू वन सेट। टोल टेल मतलब हाँकना, टोल टेल मतलब गप हाँकना, लंबी चौड़ी बातें करना। टीचिंग प्रॉब्लम प्रारंभिक कठिनाई। टोल टेल टोल्स आउट ऑफ स्कूल मतलब राज खोल देना। दैट्स सी पैच सेल्ड मतलब बेल मौका गवा दिया। दैट्स ऑल सी रोट मतलब फेल खत्म, ब्रेकअप हो गया। द एबीसी ऑफ समथिंग मतलब बुनियादी ज्ञान। द अल्फा एंड ओमेगा मतलब सब कुछ होता है, अल्फा एंड ओमेगा मतलब सब कुछ, ग्रीक वर्ण वाला सब कुछ है। द आई आर सर्विट मतलब बहुमत होना। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब फैसला बाप आपके हाथ में। चलते हैं नेक्स्ट हमारा 1678, द ब्यूटी ऑफ इट का मतलब क्या है? किसी स्थिति या बात का सबसे सुंदर फायदेमंद पहलू, मतलब द मोस्ट प्लीजिंग एडवांटेजियस और बेस्ट फीचर ऑफ समथिंग, मतलब द ब्यूटी ऑफ इट का मतलब क्या है? किसी स्थिति या बात का सबसे सुंदर फायदेमंद मजेदार मजेदार पहलू है ना उसे। इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इसका ओरिजिन का मत देखो, यह है मुहावरा किसी योजना या विचार की सबसे बड़ी खूबी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह 19वीं सदी के अंत में बातचीत की भाषा से आया है, जहां लोग किसी पेचीदा चीज में छुपी हुई सबसे खूबसूरत एक काम की बात को कहते थे। मतलब द ब्यूटी ऑफ इट का मतलब है द मोस्ट प्लेजिंग फीचर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है हमारा इसका, इट इज ए हैवी फोन बट द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट द बैटरी लास्ट फॉर 3 days। द बीज नीज का मतलब क्या होता है? द बीज नीज का मतलब होता है बहुत ही शानदार, उत्तम और लाजवाब वस्तु। द बीज नीज का मतलब क्या होता है? बहुत ही शानदार, उत्तम, लाजवाब वस्तु या व्यक्ति होते हैं। मतलब एन आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट और हाईली एडमायर्ड पर्सन या थिंग, या हाईली एडमायर्ड पर्सन और थिंग उसे क्या होता है? बीज नीज बोलते हैं। अब इसे कैसे याद करोगे? इसका ओरिजिन 1920 के दशक में अमेरिका में जानवरों के अंगों का उपयोग करके मजेदार तारीफ करने का एक ट्रेंड चला था। कब? 1920 के दशक में अमेरिका में जानवरों के अंगों का उपयोग करके मजेदार तारीफें करने का एक ट्रेंड मतलब स्लैग चला था। जैसे द कैट्स विस्कर या द एलिगेटर सैल्वो। उसी समय था क्या? द बीज नीज भी क्या हुआ था? लोकप्रिय हुआ था। मतलब
मधुमक्खियां जब फूलों से पराग इकट्ठा करती है तो उसी उसे अपने पैरों के जोड़ों पर जमा करती है, जिसे सबसे शुद्ध और कीमती माना जाता है। क्या? द बीज नीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियां जब फूलों से पराग मतलब पोलन इकट्ठा करती है तो वे अपने पैरों मतलब पैरों के जोड़ों से क्या घुटनों पर जमा करती है और उसे सबसे शुद्ध या कीमती माना जाता है। तो वहीं से आया है क्या? द बीज नीज का मतलब एन आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ या थिंग, मतलब इसी वो मतलब आउटस्टैंडिंग, वहीं से याद आया। अब इसकी ट्रिक देख लो, अगर उससे याद ना, बी बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी हमेशा सबसे मीठे शहद बनाती है, तो मधुमक्खी के घुटने में बीज नीज में कोई बहुत शानदार खास चीज होगी। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है क्या? सी थिंक्स हर न्यू स्पोर्ट्स कार इज द बीज नीज, मतलब वह सोचती है, क्या सोचती है? कि उसकी जो नई स्पोर्ट्स कार है बहुत ही लाजवाब है, मतलब हर न्यू स्पोर्ट्स कार इज द बीज नीज है, मतलब बहुत लाजवाब है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 1680। 1680 क्या है? द काम बिफोर द स्टॉर्म। द काम बिफोर द स्टॉर्म है। ठीक है। मतलब एक क्वाइट और पीसफुल पीरियड बिफोर ए पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी, ट्रबल और आर्गुमेंट, मतलब तूफान आने की पहले की शांति, बहुत ही मुश्किल अलचल पहले का शांति। ये तो इजी है, सबको याद हो। दैट डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, मतलब ये भी इजी है, धूप और बारिश का एक साथ होना, इजी है, ये सबको याद होगा या होगा। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है 1682, क्या है? द एलिक्सर ऑफ लाइफ। क्या है द एलिक्सर ऑफ लाइफ? इसका मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है ए मैजिकल पोर्शन और सब्सटेंस बिलीव्ड टू ग्रांट इटरनल लाइफ और क्योर ऑल डिजीज, मतलब ए मैजिकल पोर्शन और सब्सटेंस बिलीव्ड टू ग्रांट इटरनल लाइफ और क्योर ऑल डिजीज, मतलब इसका मतलब है अमर्त जीवनदायिनी दवा जो अमर कर दे, सारे रोग मिटा दे, उसे क्या बोलेंगे? द एलिक्सर ऑफ लाइफ बोलेंगे, मतलब ए मैजिकल पोर्शन और सब्सटेंस बिलीव्ड टू ग्रांट इटरनल लाइफ और क्योर ऑल डिजीज। अब इसको कैसे याद करोगे? इसका जो वो देखो, क्या देखो? सबसे पहले इसका आप देखो ओरिजिन। यह शब्द मध्यकालीन कमियागरो कीमियागरो कीमियागरो से, मतलब एल्केमिक्स और प्राचीन वैज्ञानिकों से आया। एक ऐसी जादुई दवा या तरल पदार्थ की खोज कर रहे थे जिससे इंसान कभी बूढ़ा न हो और अमर हो जाए, मतलब हिंदू धर्म में इसे अमृत या पश्चिमिस्तान में इसे क्या बोलते हैं? एलिक्सिर, एलिक्सिर बोलते हैं इसे, मतलब ELIXIR, एलिक्सिर, एलिक्सिर कहा गया, मतलब अभी से वही इजी हो गया ना। कैसे? मतलब इलिक्जर का सीधा मतलब क्या होता है? ये पश्चिमी से बोलते हैं अमृत, और हम इस पश्चिमी से बोलते हैं इलिक्सर, और हमारे बोलते हैं अमृत, मतलब यह जड़ी बूटी होता है, तो लाइफ जीवन वो जोड़ दे तो जीवन देने वाली रस्सी अमृत होती है। ठीक है। मतलब द इलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब ए वेजिक्सन मैजिकल पोशन बिलीव्ड टू ग्रांट इटर्नल लाइफ और क्योर ओल्ड डिजीज, ये है। इसका एग्जाम्पल देखो, सम पीपल बिलीव करते हैं कि द ग्रीन टी इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ फॉर हेल्थ, मतलब कुछ लोग मानते हैं ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए क्या है? अमृत के समान है। नेक्स्ट है हमारा 1683, द फूड फ्लाइज। फूड फ्लाइज का मतलब होता है बहुत भयंकर लड़ाई या झगड़ा शुरू हो जाना, मतलब द फूड फ्लाइज का मतलब क्या होता है? ये फियर्स आर्गुमेंट, फियर्स आर्गुमेंट फाइट या सीरियस कन्फ्लिक्ट ब्रेक्स आउट, मतलब ब्रेक्स आउट मतलब फैलना, सीरियस लड़ाई शुरू हो जाना, ब्रेक्स आउट का मतलब शुरू भी हो जाना होता है। क्या? फियर्स आर्गुमेंट। कैसे याद करोगे? इसका ओरिजिन देखो, यह है मुहावरा दो जानवरों जैसे बिल्ली और कुत्ते की खूंखार लड़ाई से आया है। कहाँ से आया है? जैसे बूबू और बूबू की लड़ाई से आया है। जब जब कुत्ता और बिल्ली आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं तो वो एक दूसरे को नोचते हैं, जिससे उनके बाल या फर, फर यानी मतलब होता है बाल, फर मतलब बाल हवा में ही उड़ने लगते हैं। फर का मतलब क्या होता है? द फर फ्लाइज, मतलब बाल हवा में उड़ना। ठीक है।
लगते हैं कि वहीं से इंसानों के बीच की भीषण लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। क्या? द फुरफ्लाइज का मतलब होता है भयंकर लड़ाई। फुर का मतलब क्या होता है? फुर का मतलब होते हैं बाल हवा में ऐसे कब उड़ेंगे जब हमारी जबरदस्त लड़ाई होगी। जब याद करने की ट्रिक देखो इसे, वही इजी हो गया। या जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो आप तो क्या है? एग्जाम्पल है व्हेन द बॉस फाइंड्स, जब बॉस पाता है क्या? आउट अबाउट द मिस्टेक्स। फाइंड्स आउट मतलब जब बॉस ने फाइंड्स आउट की क्या? अबाउट द मिस्टेक्स, मतलब जब बॉस इस गलती के बारे में, जब बॉस को इस गलती के बारे में क्या चलेगा, गलती के बारे में पता चलेगा। तो द फुर विल फ्लाई इन द ऑफिस, मतलब ऑफिस में तो भयंकर झगड़ा खड़ा हो जाएगा। द फुर विल फ्लाई इन द ऑफिस। नेक्स्ट है हमारा 1684, द गेम इज अप। गेम इज अप का मतलब होता है कि बस खेल खत्म, फंडा फोड़ हो जाना या चालाकी पकड़ी जाना। गेम इज अप का मतलब है द डिसेप्शन, द डिसेप्शन, सीक्रेट प्लान और इलीगल स्कीम हैज बीन कोर्ट और एक्सपोज्ड, मतलब नो फर्दर सक्सेस इज पॉसिबल। गेम इज अप का मतलब होता है डिसेप्शन, सीक्रेट प्लान या इलीगल स्कीम हैज बीन कोर्ट अप, मतलब जो डिसेप्शन मतलब धोखेबाज, सीक्रेट प्लान, जो इलीगल स्कीम चल रही है वो पकड़े जाना और एक्सपोज हो जाना। अब नो फर्दर सक्सेस इम्पॉसिबल, आगे अब कोई सक्सेस नहीं बचेगी, उसका मतलब गैमिज अप। ये मुहावरा कहाँ से आया है? यह मुहावरा सदियों पुराना है, ठीक है। और शेक्सपियर के नाटक किससे आए? सिम्बेलाइन से आए, में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। जब कोई शिकारी शिकार करने जाता है या कोई खिलाड़ी खेल खेलता है और उस समय का जो मौका खत्म हो जाता है, कहते हैं कि गेम इज ओवर, गेम इज ओवर, गेम इज ओवर या गेम अप। गेम अप मतलब बस खत्म काम, गेम इज ओवर मतलब गेम इज अप, ओवर का बात मैटर है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे इसका? डुअल लैंग्वेज में देखो वैसे याद करो, इसका ट्रांसलेशन देखो। द पुलिस अराइव्ड एंड टोल्ड द स्कैमर्स दैट द गेम इज वाज अप, मतलब पुलिस से आकर घोटालेबाजों से कह दिया कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा 1685, द ग्नोम्स ऑफ जूरिस। द ग्नोमेस ऑफ, तो हमारा है द ग्नोमेस ऑफ जूरिस का मतलब होता है ज्यूरिक। ज्यूरिक 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 का मतलब स्विट्जरलैंड के जो शक्तिशाली और अंतरराष्ट्रीय बैंकर है वो क्या बोल रहा है? द ग्नोमेस ऑफ ज्यूरिक। ज्यूरिक, ग्नोमेस ऑफ ज्यूरिक का मतलब होता है ये स्लैंग टर्म फॉर पावरफुल, मतलब सिक्रेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्विस इंटरनेशनल बैंकर्स होता है, ज्यूरिक होता है। ये है कहाँ से आए इसका देखो। 1956 में ब्रिटेन के राजनेता जॉर्ज ब्राउन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में 1964 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने ब्रिटिश पाउंड की कीमत गिरने के लिए स्विस बैंकरों को जिम्मेदार ठहराए। लोक कथाओं में ग्नोमेस मतलब बोने जमीन के नीचे छिपे खजानों की रखवाली करती है, क्योंकि ज़ुरिख के बैंकर बहुत गुपचुप तरीके से पूरी दुनिया का पैसा संभालते हैं, इसलिए उन्हें व्यंग से ज़ुरिख बोने कहा गया है, ज़ुरिख बोने कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, मतलब इसकी ट्रांसलेशन देखो हमारा। मैनी पॉलिटिशियंस ब्लेम करते कि द इकोनॉमिस ऑफ जूरिच फॉर कंट्रोलिंग द ग्लोबल इकोनॉमी बिहाइंड द सीन, मतलब कई राजनेता पर्दे के पीछे से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ज्यूरिख के शक्तिशाली बैंकरों को क्या मानते हैं? दोषी मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1686, मतलब द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है रात की ड्यूटी, आधी रात से सुबह तक की जाने वाली ड्यूटी, मतलब रात को 8:30 बजे से और सुबह 8:30 बजे तक की जाने वाली ड्यूटी को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं द ग्रेव यार्ड शिफ्ट, मतलब ए वर्क शिफ्ट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द नाइट, टाइपिकली फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, मतलब ज्यादातर 12 बजे से 8 बजे की शिफ्ट होती है ना, उसे बोलते हैं हम क्या? ग्रेव यार्ड शिफ्ट बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड शिफ्ट। याद कैसे करोगे इसे? मतलब इसके पीछे एक डरावनी कहानी है। 19वीं सदी में जो एक कब्रिस्तान था, क्या था? कब्रिस्तान, ठीक है। मतलब ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान में रात को पहरे रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? पहरेदार रखे जाते थे, ताकि अगर कोई इंसान गलती से जिंदा दफन हो गया हो, वह ताबूत की घंटी बजाए
और पहरेदार सुन सके। आधी रात के इस सन्नाटे और डरावने समय में काम करने के कारण रात की किसी भी रात की नौकरी भी शिफ्ट की ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहा जाने लगा। याद हो गया। मतलब कब्रिस्तान में जो सबसे ज्यादा सन्नाटा आधी रात को होता है, इसलिए रात की ड्यूटी को कब्रिस्तान वाली शिफ्ट कहा गया है। ठीक है। यस, कैसे याद करोगे इससे, जैसे मतलब एग्जांपल देखो इसका। वर्किंग द ग्रेवयार्ड शिफ्ट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ए नॉर्मल स्लीप शेड्यूल। मतलब रात की शिफ्ट में काम करना समानांतर रूप से सोने के शेड्यूल बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 1687, द ग्रीन आइड मोनस्टर। ग्रीन आइड मोनस्टर का मतलब ईसाई जलन की भावना होती है। क्या होता है ग्रीन आइड मोनस्टर का मतलब होता है ईसाई जलन की भावना। मतलब ए पर्सन पर्सोनिफिकेशन ऑफ जेलस और एनवोई। ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ जीलियस और एनवोई होता है। ठीक है, ईसाई जलन की भावना होती है। कैसे याद करोगे, इस मुहावरे का जो ओरिजिन है ना, इस मुहावरे का महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने अपनी प्रसिद्ध नाटक मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस और ओथोलो में से बनाया है। नाटक में विलेन कहता था कि जलन एक ऐसा हरे रंग की आंखों वाला राक्षस है जो इंसान के दिमाग को धीरे धीरे खा जाता है और बिल्ली की तरह अपने शिकार के साथ खेलता है। इजी है वैसे ये देखो, सीइंग हिज ब्रदर्स न्यू कार, द ग्रीन आइड मोनस्टर राइज इट्स हेड। मतलब अपने भाई की नई कार देखकर उसने अंदर ईर्ष्या जलन भावना जाग उठी। द ग्रीन आइड मोनस्टर राइज इट्स हेड, उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1688, द लोइन शेयर। मतलब ये तो इजी है, सबसे द लार्जेस्ट और सबसे बड़ा पार्ट सब्सिडी, ये तो सभी को आता होगा। ठीक है। अब इसका रिवीजन करते, तो हमारा जो 1678 था, द ब्यूटी ऑफ इट का मतलब है सबसे मजेदार पहलू। द बीज नीज का मतलब क्या होता है, बीज नीज का मतलब होता है बहुत ही शानदार और लाजवाब होता है, मधुमक्खी का सबसे कीमती पराग। द काम बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले की शांति। द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, मतलब धूप और बारिश के एक साथ होना, धूप और बारिश की एक साथ होना। द एलिक्सर, एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब होता है, मतलब एलिक्सर ऑफ अमृत। द फुर फ्लाइज मतलब भयंकर लड़ाई। द गेम इज अप मतलब खेल खत्म। द ग्नोमिस ऑफ जूरिच मतलब होता है शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय बैंकर। द ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब रात की शिफ्ट। द ग्रीन आइड मोनेस्टर मतलब ईर्ष्यालु। द लॉयन शेयर मतलब सबसे बड़ा भाग, मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट है हमारा 1689, द मूवर्स एंड सेकर्स। द मूवर्स एंड सेकर्स का मतलब होता है पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस एंड मेक्स इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपन। मतलब प्रभावशाली लोग जो बड़े बदलाव लाते हैं और फैसले लाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द मूवर्स एंड सेकर्स। मतलब पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस एंड मेक इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपन। अब मतलब इसकी उत्पत्ति देखो, इस वाक्यांश की उत्पत्ति 19वीं सदी के जो ब्रिटिश कवि है ना, कौन, आर्थर ओ सोगसनेसी की कविता ओडे से हुई है। कविता की लाइन थी, यट वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब फॉर एवर इट सीम्स। शुरुआत में यह शब्द कलाकारों और कवियों के लिए इस्तेमाल हुआ था जो अपने विचारों से दुनिया बदलते थे, लेकिन बाद में यह व्यापार और राजनीति के शक्तिशाली लोगों के लिए उपयोग होने लगा। शेकर, द मूवर्स एंड शेकर्स का मतलब पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस करते हैं और मेक इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपन करते हैं। इजी है, कैसे, अब इसकी ट्रिक याद कैसे कर लो। इसे याद रखो, जो लोग बड़ी बड़ी चीजों को मुंह हिला सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर सकते हैं, वो बहुत ताकतवर प्रभावशाली, जैसे एलन मस्क बिजनेस के जगत में मूवर एंड शेकर है। कौन, एलन मस्क है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल देखो इसका, द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द टेक इंडस्ट्री मेट टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ एआई। मतलब तकनीकी उद्योग के प्रभावशाली लोगों ने एआई के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बैठक की। ठीक है, मैट टू डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा निट्टी गिट्टी। निट्टी ग्रिटी के मतलब होता है निट्टी ग्रिटी, 1690, निट्टी ग्रिटी द प्रैक्टिकल और असेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। मतलब किसी मुद्दे या बात का सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी और व्यवहारिक हिस्सा क्या होता है, द निट्टी ग्रिटी होता है कि किसका, द प्रैक्टिकल और एसेंशियल एस्पेक्ट समथिंग। उस निट्टी ग्रिटी का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण। अब इसका जो ओरिजिन देखो कैसे हुआ है। इसका ओरिजिन हुआ है, इसकी उत्पत्ति को लेकर दो मुख्य मत है।
पहला और सबसे क्या है, पुराना मत है। क्या है पहला मत है इसका, सब पुराना मत यह है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में गुलामों को ले जाने वाले जहाज स्लेव शिप्स सबसे निचले हिस्से में जमी गंदगी के मलबे को निट्टी गिट्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निट्टी गिट्टी कहा जाता था। जो यात्रा की सबसे कड़वी सच्चाई होती थी। कहाँ? जो जो स्लेव शिप्स के सबसे नीचे हिस्से में जो जमी गंदगी होती है ना, शिप्स के हिस्से में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे निट्टी गिट्टी बोलते हैं। जो यात्रा की सबसे कड़वी सच्चाई होती थी। दूसरा मत यह है कि यह शब्द निट, निट का मतलब है जू के अंडे, गिट, गिट का मतलब है रेत के कणों से मिलकर बना, जिन्हें साफ करना या सबसे बुनियादी और जरूरी काम होता है। दोनों ये निट्टी ग्रिटी क्या होता है? जो पहले मतलब जो कौन होते थे 19वीं शताब्दी में, जो गुलामों को ले जाने वाले जहाज होते थे ना, मतलब स्लेव शिप्स के सबसे निचले हिस्से में जमी गंदगी को और मलबे को निट्टी गिट्टी कहते थे। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखो आप। लेट्स स्किप द इंट्रोडक्शन एंड गेट डाउन टू द निटिग्रिटी ऑफ द प्रॉब्लम। आइए परिचय को छोड़े और सीधे समस्या के मुद्दे पर आए। लेट्स स्किप किसको? लेट्स चलो स्किप करते किसको? द इंट्रोडक्शन एंड गेट डाउन टू द निटिग्रिटी। गेट डाउन का मतलब पर आना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द ओल्ड एडम। द ओल्ड एडम का मतलब होता है, ओल्ड एडम का मतलब होता है मनुष्य की पापी प्रवृत्ति या बुराई की तरफ झुकने का स्वभाव होता है। मनुष्य की पापी प्रवृत्ति या बुराई की तरफ झुकने वाला स्वभाव। द टेंडेंसी ऑफ द सिंगफुल ओरिजिन सिन। ये कहां से आया है? ये पूरा बाइबल से जुड़ा हुआ है। ईसाई की मान्यता के अनुसार एडम आदम, एडम मतलब आदम, जो भगवान के सबसे पहला मनुष्य बनाया था। आदम ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके निषिद्ध फल मतलब फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था, जिसे पहला पाप ओरिजिन सिन माना जाता है। इसलिए इंसानों के भीतर छिपी पापी स्वभाव को, बुराई आदतों के लिए द ओल्ड एडम कहा जाता है। ओल्ड एडम का मतलब क्या है? ओल्ड एडम का मतलब होता है मनुष्य की पापी प्रवृत्ति बुराई की तरफ झुकने वाला स्वभाव होता है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ बी सिंफुल। कैसे याद करोगे इसे? एडम मतलब सबसे पुराना, तो एडम मतलब आदम, और सबसे ओल्ड मतलब पुराना इंसान था, जिसका पहला पाप किया था। तो जब उसने आपके अंदर कोई गलत काम या चोरी करने का मन करे, तो समझे कि आपके अंदर का पुराना एडम जाग गया है। मतलब जब हमारा कोई भी काम की तरफ काम मतलब कोई भी काम करने की तरफ ज्यादा झुकाव हो, तो अब जैसे जब भी आपका अंदर कोई गलत काम करने जैसे चोरी करने का मन करे, तो समझे कि आपका जो ओल्ड एडम जाग रहा है, जाग है। इसके एग्जाम्पल देखो। ही टायर्ड टू बी ऑनेस्ट बट द ओल्ड एडम इज ही मेड हिम चीट अगेन। मतलब उसने ईमानदार रहने की कोशिश की, ट्राइड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन उसके भीतर के जो पापी प्रवृत्ति ने उसे फिर क्या धोखा देने पर मजबूर कर दिया था। या नेक्स्ट हमारा 1692 द पासिंग बेल। पासिंग बेल का मतलब क्या होता है? ए चर्च बेल रंग टू अनाउंस समवंस डेथ। मतलब ए चर्च बेल रंग टू अनाउंस समवंस डेथ मतलब किसी की मृत्यु की सूचना देने के लिए बजाई जाने वाली चर्च की घंटी होती है, ठीक है। पासिंग बेल का मतलब होता है ये चर्च बेल जब किसी की डेथ अनाउंस करती है उसे। इसका ओरिजिन कैसे हुआ? मध्यकाल में जो इंग्लैंड और यूरोप में प्रथा थी कि जब भी कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता था, वो मर रहा होता था, तो चर्च की घंटी बजाई जाती थी। इसका उद्देश्य था कि पहला लोगों को प्रार्थना के लिए कहना, ताकि आत्मा की शांति पास कर सके। दूसरा बुरी आत्माओं को, मरने वाले व्यक्ति को दूर भगाना होता था, ठीक है। नेक्स्ट है याद करना, पासिंग बेल का मतलब गुजर जाना। व्हेन द पासिंग बेल टोल्ड
द एंटायर विलेज न्यू दैट द ओल्ड किंग हैड डाइड। मतलब जब मृत्यु घंटी बजी तो पूरे गांव को पता चल गया कि बूढ़े राजा की सल्ट गई। द पेनी ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है? अचानक कोई बात समझ में आना, मतलब दिमाग की बत्ती जलना होता है। द पेनी ड्रॉप्स, पेनी ड्रॉप्स का मतलब होता है अचानक कोई बात समझ में आ जाना, मतलब दिमाग की बत्ती गुल जाना। सडनली अंडरस्टैंड्स और रियलाइज समथिंग, सडनली अंडरस्टैंड्स और रियलाइज समथिंग मतलब अचानक कोई बात समझ में आ जाना। और अब इसे कैसे याद करो? जब यह वाक्यांश 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में पेनी इन द शॉट मशीन, सिक्का डालने वाली ऑटोमेटिक मशीन है। इन मशीन में जैसे पुराने फोन या वेडिंग मशीन में जब पेनी सिक्का डालते थे, पेनी का मतलब क्या होता है? सिक्का। तो वो कभी भी बीच में अटक जाता था तो वह सिक्का पूरी तरह से नीचे गिरता, तभी मशीन काम शुरू करती थी। पेनी ड्रॉप्स मतलब सडनली अंडरस्टैंड और रियलाइज समथिंग होता है। जैसे आई हैड टू एक्सप्लेन द जोक ट्वाइस बिफोर द पेनी ड्रॉप फॉर हिम। नेक्स्ट है द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है किसी चीज के पक्ष और विपक्ष में, ठीक, लाभ और हानि। प्रॉफिट्स एंड द आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग मतलब होता है, इसको कैसे याद करो? प्रो, प्रो का मतलब होता है फॉर, कॉन्ट्रा। प्रो लाभ हानि है, याद इजी है ये तो। वी मस्ट वे द प्रो एंड कॉन्स बिफोर बाइंग, मतलब हमें कार करने से पहले विपक्ष विपक्ष को तरह जानने थे। नेक्स्ट है द सिमिसाइड है 1695। सिमिसाइड का मतलब होता है जीवन का जो बदसूरत है, नैतिक और अंधकार में घिनौना रूप होता है ना, पहलू या घिनौना रूप, उसे क्या बोलते हैं? द सिमिसाइड बोलते हैं। द अनअट्रैक्टिव और सोर्डिड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होता है, क्या होता है? द अनअट्रैक्टिव और सोर्डिड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं? उस जीवन का जब सबसे बदसूरत अनएक्टिव अंधकार में बदल, द सिमिसाइड बोलते हैं। कैसे याद करोगे? यह शब्द कपड़ों की सिलाई से आया है। कपड़े की जो भारी सतह सुंदर और साफ दिखती है, लेकिन जो अगर आप कपड़े को उल्टा करो तो अंदर की तरफ सीम्स मतलब सिलाई के धागे, गांठें और खुरदरापन दिखाई देते हैं, जो बहुत बदसूरत लगते हैं। महान लेखक शेक्सपियर ने अपने नाटक ओथेलो 1604 में समाज की बुराइयों को दिखाने के लिए इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसका? द पेनिस। कौन सा, किस कौन से शब्द का? द सीमिसाइड का मतलब द अनअट्रैक्टिव और स्कार्डेड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होता है ना, उसे बोलते हैं द सीमिसाइड। नेक्स्ट है हमारा सीम ऑफ का मतलब होता है सिलाई, कपड़े का सीधा हिस्सा सुंदर होता है लेकिन ये उल्टा हिस्सा नहीं है, इजी है ऐसे। इसका एग्जांपल देख लो एक बार आप। द जर्नलिस्ट बुक एक्सपोज करती है द सिमिसाइड ऑफ द ग्लैमर वर्ल्ड को, मतलब पत्रकार की किताब ग्लैमर की दुनिया की बदसूरत और घिनौने पहलू को उजागर करती है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट रूम इन द हाउस का मतलब होता है शौचालय या बाथरूम, सीधे टॉयलेट न कहकर समान तरीके से बोलने एक का तरीका है। क्या? द स्मॉलेस्ट रूम इन द हाउस का मतलब यूफेमिज फॉर द टॉयलेट और बाथरूम। यूफेमिज मतलब, यूफेमिज का मतलब होता है नम्रतापूर्वक कहना। 20वीं सदी की शुरुआत में एक ब्रिटिश नम्रतापूर्वक कहना कि पुराने जमाने में घर में आर्टिक्चर के साथ टॉयलेट बाथरूम जानपुर बहुत छोटा बनाया जाता था क्योंकि वो केवल जरूरतों के लिए काम लिया जा सके। जब आप अपने खुद घर के इमेजिन कीजिए कि बेडरूम, लिविंग रूम, किचन के मुकाबले सबसे छोटा कमरा स्मॉलेस्ट रूम कौन सा होता है? जाहिर ऊपर बाथरूम ही होता है, ठीक है। एक्सक्यूज आई नीड टू विजिट द स्मॉलेस्ट रूम इन द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है 1697 हमारा द साउंड ऑफ लेदर ऑन विल्लो मतलब क्रिकेट मैच की पारंपरिक आवाज, मतलब द साउंड ऑफ लेदर ऑन विल्लो मतलब द कैरेक्टर साउंड ऑफ द क्रिकेट मैच, ये तो उसी की है, ठीक है। यह पूरी तरह से क्रिकेट क्रिकेट संस्कृति से उपजा। क्रिकेट की गेंद चमड़ी से बनी होती है और क्रिकेट का बेहतरीन बल्ला विल्लो वे विशेष प्रकार की लकड़ी से बनता है। जब चमड़े की गेंद विल्लो की लकड़ी से पलिश टकराती है विशेष टक की आवाज आती है। तो इंग्लैंड में गर्मियों के दिनों में क्रिकेट की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। There is nothing better than relaxing in the park and hearing the sound of leather on wheel। पार्क में आराम करने और क्रिकेट के बल्ले से गेंद टकराने की आवाज सुनने से बेहतर कुछ नहीं है।
द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक मतलब द स्ट्रो द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक का मतलब होता है समस्याओं के सिलसिलों का वह आखिरी तिनका या छोटी सी परेशानी जो इंसान के सब्र को तोड़ सकती है मतलब द लास्ट इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट फाइनली कोजेज ऑफ रिएक्शन उसे क्या बोलते हैं द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक मतलब द लास्ट इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट फाइनली कोजेज ऑफ रिएक्शन होता है ठीक है इसका ओरिजिन कहाँ से आया है ये पुरानी अरबी कहावत पर आधारित है एक ऊंट पर पहले से ही बहुत भारी सामान लादा हुआ था वह अपनी पूरी क्षमता तक भर चुका था मालिक ने सोचा कि एक हल्का सा घास का तिनका रखने से क्या ही ऊंट पर फर्क पड़ेगा लेकिन जैसे ही उसने वो आखिरी तिनका रखा तो ऊंट की पीठ टूट गई यानी समस्या तिनके की नहीं थी बल्कि पहले से लदी भारी बोझ की थी जो आखिरी तिनके से बर्दाश्त नहीं कर होगा बर्दाश्त बाहर हो गया ठीक है मतलब द स्टोर दैट ब्रोक द कैमल्स बैक मतलब इसका मतलब है द लास्ट इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट फाइनली कोजेज ए रिएक्शन होती है ठीक है इसको ऊंट 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 की पीठ पहले से बोझ से भरी लगी हुई थी लेकिन एक आखिरी तिनके ने बैलेंस बिगाड़ दिया और उसकी पीठ टूट गई यानी वो आखिरी छोटी सी गलती जिससे कोई इंसान पूरी तरह भड़क जाए उदाहरण देखो आई वॉज ऑलरेडी हैविंग ए बैड डे मतलब मेरा दिन पहले से ही खराब चल रहा था आई वॉज ऑलरेडी हैविंग ए बैड डे एंड व्हेन माय कंप्यूटर क्रैश्ड और जब मेरा कंप्यूटर क्रैश हुआ इट वाज द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक मतलब तो मेरे सब्र का बांध ही तोड़ दिया द टेल वेगिंग द डॉग मतलब टेल वेगिंग डॉग मतलब ऐसी स्थिति जहाँ कोई छोटा सा कम महत्वपूर्ण इससे पूरे बड़े हिस्से को नियंत्रित करने लगे उल्टी गंगा बहने लगे मतलब द टेल वेगिंग द डॉग मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई छोटा या कम महत्वपूर्ण हिस्सा पूरे बड़े हिस्से को नियंत्रित करने लगे मतलब उल्टी गंगा बहन इस सिचुएशन वेयर द माइनर एलिमेंट्स कंट्रोल से मेजर वन होता है ठीक है कैसे याद करोगे इसे यह है वाक्यांश 19वीं सदी के अंत में अमेरिका के राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होना शुरू हुआ था सामान्य रूप से कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाता है तो डॉग भी एक से मतलब कुत्ता बड़ा है तो पूंछ को उसका एक छोटा हिस्सा लेकिन अगर उसकी ऐसा हो जाए सोचिए एक छोटा सा कुत्ता और उसकी पूंछ बहुत बड़ी है पूंछ इतनी जोर से हिल रही है कि पूरा कुत्ता ही भी हिल रहा है यानी छोटी सी पूंछ पूरे कुत्ते को कंट्रोल कर रही है तो कुत्ता कम जैसे एक कंपनी का एक छोटा कर्मचारी पूरी कंपनी के मालिक को नचा रहा है नेक्स्ट है हमारा अब चलते इसका रिवीजन कर लेते हैं द मूवर्स एंड शेकर्स मतलब दुनिया हिलाने वाले निट्टी गिट्टी मतलब मुख्य बात ओल्ड एड मतलब आदम का पहला पाप पॉसिंग बॉल मतलब गुजरने की घंटी पेनी ड्रॉप्स मतलब सिक्के का नीचे गिरना पॉप्स एंड कौन से मतलब अच्छे बड़े सीमी साइड मतलब कपड़े की उल्टी सिलाई समाज पे बदसूरत और घिनौना चेहरा ठीक है द स्मॉलेस्ट रूम इन द हाउस मतलब बाथरूम द साउंड ऑफ लेदर बॉल मतलब क्रिकेट मैच में बल्ले से टकराने की पारंपरिक आवाज द स्ट्रो दैट ब्रोक मतलब वह अंतिम छोटी परेशानी जो इंसान को जब द वेल टेल वेगिंग डॉग जब कोई छोटा सा कम महत्वपूर्ण हिस्सा पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे 1700 द थिन एंड ऑफ द वेज मतलब ए स्मॉल चेंज दैट लीड्स करता है टू बिगर ऑफन अनवांटेड चेंज किसी बड़ी और अवांछित समस्या की छोटी सी शुरुआत में होती है द थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब ये मुहावरा लकड़ी काटने और पत्थरों को चीरने वाले औजार वेज स्केल से आया है लकड़ी काटने वाले जानते हैं कि अगर यह लकड़ी की लठ में वेज का पतला हिस्सा थोड़ा सा भी अंदर घुसा दिया जाए तो उसके बाद उस पर कुल्हाड़ी मारकर आसानी से पूरी लकड़ी के दो टुकड़े में फाड़ा जा सकता है इसी तरह जब समाज या जीवन में कोई छोटा सा बदलाव होता है तो आगे चलकर ये बड़ा रूप ले लेता है मतलब द थिन एंड ऑफ द वेज कहा जाता है वेज का मतलब क्या होता है वेज का मतलब होता है कील होता है एग्जाम्पल allowing employees to arrive 10 minutes late in the thin open ways soon they will start coming an hour late ठीक है
नेक्स्ट है द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब होता है किसी भी बड़ी छिपी हुई समस्या का एक छोटा सा दिखाई देने वाला हिस्सा। ए स्मॉल पार्ट ऑफ मच लार्जर हिडन प्रॉब्लम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब ये वैज्ञानिक तथ्य है, समुद्र साइंटिफिक फैक्ट है। समुद्र में तैरने वाली बर्फ के पहाड़ का घनत्व पानी से कम होता है, जिसकी वजह से उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही बर्फ के ऊपर दिखाई देता है, बाकी 90% हिस्सा पानी के नीचे छपा रहता है। टाइटैनिक जहाज इसी वजह से डूबा था क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ छोटा सा सिरा दिखाई था। नेक्स्ट है हमारा द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन के अनुभवों से सीख कर मिली व्यवहारिक समझ, ये ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल विजडम गेन थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ का मतलब इस मुहावरे को 19वीं सदी से हो रहा है, जब लोग किताब पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते थे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल काम और समाज की बहुत सीख कर वेद बुद्धिमान बन जाते थे। वे गर्व से कहते कि हमने किसी कॉलेज से नहीं बल्कि जीवन की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। नेक्स्ट है द व्हील स्कैम ऑफ मतलब होता है किसी योजना का पूरी तरह असफल अव्यस्त होता है। ये सिचुएशन हैज फेल्ड और कोलैप्स, ये सबको याद हो गया होगा। द होल होल बॉल ऑफ वर्क्स मतलब होल बॉल ऑफ वर्क्स मतलब एवरीथिंग एंटायर थिंग, सब कुछ पूरा का पूरा मामला या वस्तु। ये होल बॉक्स मतलब ये तो इजी है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है द वाइज एंड वेहर्स पोस्ट द वाइड एंड वेयर मतलब डिटेल रीजंस फॉर समथिंग मतलब किसी बात या घटना के पीछे की सभी कारण को स्पष्टीकरण। द वाइज एंड वेयर फोर्स मतलब ये मुहावरा प्राचीन अंग्रेजी के कानून वाई और वेयर फोर्स का मतलब आता है किस वजह से पुराने वकील मतलब यूज पुराने समय में वकील और जज भी केस की पूराई गहराई जानने के लिए इन दोनों शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते, इसी से वहीं से मुहावरा बन गया है। वाई का मतलब क्यों और वेयर फोर का मतलब किस कारण। जब आपसे किसी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ किस वजह से हुआ, तो वाइज वेयर फोर पूछते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द वर्ल्ड इज वंस ओस्टर मतलब पूरी दुनिया आपके सामने खुली है, आप जीवन में चाहे कुछ भी हासिल कर सकते हो। वन कैन अचीव एनीथिंग दे वांट एंड एंजॉय लाइफ अपॉर्चुनिटी। ये मुहावरा मान लेखक विलियम शेक्सपियर के नाटक से आया। द मैरी वाइज ऑफ विंडसर नाटक में एक पात्र कहते हैं द वर्ल्ड इज माइन ओस्टर मतलब विच आई विद सोर्ड विल को का या सिप का खोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप उसे खोल लेते तो उसके अंदर की कीमत मोती मिलता है, ये शेक्सपियर का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो गेन सेइंग मतलब इस बात को झुठलाया या नकारा नहीं जा सकता। देयर इज नो गेन सेइंग मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड और डिनाइडेड मतलब ये शब्द बहुत पुराना है। गेन से का मतलब होता है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है के खिलाफ अपोज मतलब और से कहना मतलब किसी बात के खिलाफ बोलना या मना करना। या देयर इज नो गेन से का सीधा मतलब हुआ कि इस बात के खिलाफ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट है थिंक ऑन वंस फिट। थिंक ऑन मतलब अचानक आई परिस्थिति में बहुत तेजी से सूझबूझ की सोच टू रिएक्ट ऑन थिंक क्विकली इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इजी है सबको याद हो गया। थिंक थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब है लीक से हटकर सोचना, पारंपरिक सोच को छोड़कर कुछ नया रचना। टू थिंक इन एन ओरिजिनल क्रिएटिव कन्वेंशनल वे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थ्रोन इन द फ्लैश का मतलब आंखों का काटा। थ्रोन इन द फ्लैश मतलब आंखों का काटा कोई ऐसी चीज या जिससे जो लगातार परेशानी दे रहा है। थ्रोन इन द फ्लैश समथिंग और समवन दैट कंटिन्यूस कोज प्रॉब्लम एनीवेयर। मुहावरा बाइबल से है जो न्यू टेस्टामेंट मतलब सेंट पॉल की पुरानी ठीक न होने की सारी बीमारी से आया है, जिसमें वह मेरे शरीर के मांस के एक कांटे की तरह चुभता है। थ्रू थ्रो एंड थ्रो का मतलब होता है पूरी तरह से, रंग रंग से, आदि से अंत तक। कंप्लीटली टू द फुलेस्ट एक्सटेंट होता है, एवरी एस्पेक्ट होता है। यह मुहावरा 14वीं शताब्दी की अंग्रेजी से है। पूर्ण रूप से इसका उपयोग किसी भौतिक वस्तु आर पार छेद करने के संदर्भ में जैसे तीर मतलब पूरी तरह से होता है। थ्रो एंड थ्रो का थ्रो थिक एंड थिन का मतलब सुख दुख में हर प्रकार की परिस्थिति में होता है, ये तो सबको पता होगा। हमने कंप्लीट कर लिए सभी, अब चलते हैं नेक्स्ट में।